अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट पेपर, एग्जाम रिलेवेंट हर एक अपडेट दिया जाता है। तो क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है स्टडी विथ रितेश। जी हाँ, स्टडी विथ रितेश सर्च कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। डियर स्टूडेंट, यदि आप भी बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अभी डाउनलोड कीजिए स्टडी विद रितेश इस एप्लीकेशन को और अनलॉक कीजिए अपने सभी कोर्सेज को मात्र 750 रुपए में। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लकड़ी होती है, लकड़ी क्या होती है? हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण या अकार्बनिक तत्व का मिश्रण? जल्दी से बताना है लकड़ी। बच्चों, ये लकड़ी होती क्या है? जल्दी से बताना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से लाजवाब से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लकड़ी होती है, लकड़ी क्या होती है बच्चों? तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जो लकड़ी होती है ये विभिन्न हाइड्रोकार्बन जैसे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज आदि का मिश्रण होती है। तो यहाँ पे लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं बच्चों की लकड़ी जो है, लकड़ी विभिन्न हाइड्रोकार्बन, लकड़ी जो है विभिन्न हाइड्रोकार्बन, विभिन्न हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आपका सेल्यूलोज हो गया, सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज हो गया, इत्यादि का ये मिश्रण होता है, हेमी सेल्यूलोज, ठीक है, इत्यादि का मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको याद रखना है, याद रखना है बच्चों। पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि लकड़ी क्या होती है, तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है एक तरह से, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक बार पूछा था 2021 में, 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, मोमबत्ती होता है, क्या होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? हाँ जी, जल्दी से बताना है। मोमबत्ती होता है, क्या होता है? कौन बताएगा? मोम होता है ना, मोम होता है। बताइए क्या होता है ये, बिल्कुल फास्ट, जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ था, चलिए मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। एस्टर दिया हुआ था, है ना, इसके बाद एमीन दिया हुआ था, ईथर दिया हुआ था, ऐसे कई सारे ऑप्शंस दिए गए थे। तो बताइए, तो मोम होता है, क्या होता है? तो जी हाँ बच्चों, मोम क्या होता है? ये एक एस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी मोम क्या होता है? मोम एस्टर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, बायोगैस का कैलोरीफिक मान, ऊष्मीय मान 35 किलो जूल पर ग्राम है। तो 0.5 किलोग्राम बायोगैस जलाने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बायोगैस का जो ऊष्मीय मान है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो दे रखा है 35 किलो जूल पर ग्राम। यानी यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम बायोगैस से उत्पन्न ऊष्मा कितनी है? क्या आप लोग बता सकते हो? 1 ग्राम बायोगैस से उत्पन्न ऊष्मा, बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। 1 ग्राम बायोगैस से उत्पन्न ऊष्मा बताइए कितना होगा? देखो तो 35 किलो जूल पर ग्राम दिया है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि 1 ग्राम बायोगैस से उत्पन्न जो ऊष्मा है वो कितनी है? 35 किलो जूल है। 35 किलो जूल बोल सकते हो ना, है ना। यानी देखिए 35 किलो जूल पर ग्राम, 35 किलो जूल पर ग्राम कहने का मतलब यही है कि 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम बायोगैस से जो उत्पन्न ऊष्मा है वो कितनी है? 35 किलो जूल है, ठीक है। तब पूछ रहा है 0.5 किलोग्राम बायोगैस चलाने पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो अब यहाँ पर 0.5 किलोग्राम, देखिए किलोग्राम है बच्चों, और यहाँ पर देखो तो ग्राम है, देख पा रहे हो।
तो इसको भी तो ग्राम में चेंज करेंगे ना। 0.5 किलोग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे, तो ये चीज़ भी अब ग्राम में आ जाएगा। तो अब आप ही बताइए 0.5 इंटू 10⁻³ ग्राम बायोगैस जलाने पर जो ऊष्मा निकलेगी वो कितनी निकलेगी। तो अब बस करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 35 में इसमें गुना कीजिएगा तो 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किलो जूल है बच्चों, और यहाँ पे जूल में हमको लाना है ना। देखिए ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है, जूल होता है, लेकिन ये किलो जूल है, तो किलो जूल को भी अब कन्वर्ट कर दीजिए जूल में। तो क्या करेंगे, गुने में 10 के पावर 3 हो जाएगा, और फिर अब गुने में, अब देखिए अब यहाँ पर इससे भी गुना कर दीजिए, यानी 0.5 इंटू 10⁻3। तो बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो कैसे बनाएंगे बच्चों, हाँ जी बनाइए जल्दी से क्वेश्चन को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 35 कर देंगे, ठीक है, और गुने में 10 के पावर 3 है, यहाँ पर भी 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, और गुने में 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे देखो पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो बट्टा में 10 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो इतना तो समझ गए आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पर 35 को काटिए 2 के पावर से, तो ये बच्चों लगभग कितने बार में चला जाएगा, 35 को काटिएगा 2 के पावर से तो ये 17.5 है ना। तो आ गया आंसर 17.5, यानी 17.5 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, CO2 में प्रोटॉनों की संख्या है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 20, 22, 24 या 28। जल्दी से बताना है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है CO2 में प्रोटॉनों की संख्या, जल्दी से बताइए CO2 में प्रोटॉनों की संख्या, सभी बच्चे बताएंगे CO2 में प्रोटॉनों की संख्या, बिल्कुल फास्ट। तो देखिए CO2 में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो बराबर हो जाएगी कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या और प्लस में 2, और फिर गुने में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना बच्चों, ये तो सब आप जानते ही होंगे। तो बस बना दीजिए, सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या, यानी यही देखिए कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है, प्लस में 2 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, 2 हो जाएगा। फिर गुने में ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है, 8 होती है ना। तो देखो तो 6 प्लस 8 दूनी 16, तो 16 और 6 कितना होता है 22। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 22 जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जी ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, CuOH का ट्वाइस इंटू में CuCO3 कॉपर का एक अयस्क है और इसका नाम है, क्या नाम है, एजोराइट, मैलॉइट, क्यूप्राइट, कॉस्कोइट। जल्दी से बताना है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। CuOH का ट्वाइस इंटू में CuCO3, यह एक कॉपर का अयस्क है और इसका नाम क्या है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी मैलॉइड, देन आपका आंसर सही है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैलॉइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CuOH का ट्वाइस CuCO3, और ये कॉपर का अयस्क भी है, ठीक है। देखिए एजोराइड, इसको चांदी का अयस्क बोलते हैं, क्या है ये, चांदी का अयस्क है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है CuOH का ट्वाइस इंटू में 2 और CuCO3, ठीक है। ठीक इसी प्रकार क्यूप्राइट का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Cu2O, ठीक है। और ये किसका अयस्क हो जाएगा बच्चों, क्यूप्राइट, ये किसका अयस्क है, तो आप सभी जानते होंगे, हाँ जी क्यूप्राइट किसका है, तांबा का अयस्क है, तांबा,
ठीक है। चलिए, तांबा का अयस्क है बच्चों, यानी कॉपर का। ओके, और देखिए कॉस्कोइट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका होता है बच्चों Cu2S, ठीक है। और ये भी जो है कॉपर यानी तांबा का ही अयस्क है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कार्बन व हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग अभिक्रिया करके क्रमशः CO2 व H2O बनाते हैं। तो जब कार्बन व हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे तो उत्पन्न होने वाले यौगिक का सूत्र होगा, क्या होगा, CH4 या C6H6 या C3H2 या C4H। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो कार्बन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो देखिए तो क्या बना रहा है, CO2, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, देख रहे हो, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये क्या बना दे रहा है, H2O बना दे रहा है। ठीक इसी प्रकार जब कार्बन और हाइड्रोजन ये प्रतिक्रिया करेंगे तो उत्पन्न होने वाले यौगिक का नाम क्या होगा। तो देखिए जब बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन है ना, ध्यान दीजिएगा, कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। तो इसको लिख लीजिएगा कि कार्बन जो है हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करके यानी क्रिया करके मीथेन यानी CH4 यौगिक बना देता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है अम्लराज यानी एक्वा रेजिया है, क्या है, सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 1:3 का अनुपात है, या तनु HCl तथा तनु HN3 का 3:1 का यह अनुपात है, या सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 3:1 का रेशियो है ये, या फिर तनु HCl तथा तनु HNO3 का 3:1 में रेशियो है ये। बताइए एक्वा रेजिया होता क्या है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा अम्लराज होता क्या है। तो यदि हम लोग सांद्र HCl और सांद्र HNO3 है ना, तो यदि हम लोग सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को 3:1 के रेशियो में मिला देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वही अम्लराज कहलाता है। और ये जो है ना बच्चों, सोना, प्लेटिनम, इन सभी धातुओं को जो है पिघला सकता है, ठीक है। इसका काम यही होता है अम्लराज का, ठीक है। तो बच्चों सांद्र HCl और HNO3 यानी इन दोनों का 3:1 में मिल जाना, यानी HCl की मात्रा 3 होनी चाहिए रेशियो में और HNO3 की मात्रा एक होनी चाहिए रेशियो में। तो HCl और HNO3 को जब हम लोग 3:1 में मिला देंगे तो हमको अम्लराज मिल जाता है, और ये बड़े बड़े सोना, प्लेटिनम, इन सभी धातुओं को पिघलाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताना है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं आप लोग, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि 540 केल्विन पर 2 मोल आदर्श गैस का आयतन जो है 44.8 लीटर हो तो उसका दाब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन हैं उन सभी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर आपका दे दिया गया है, कितना, टेम्परेचर जो है 540 केल्विन दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 2 मोल दे दिया गया है, यानी n बराबर 2 मोल दिया गया है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है गैस का आयतन यानी वॉल्यूम जो है आपको दे दिया गया है 44.8 लीटर। और उसके बाद आपसे P पूछा है यानी प्रेशर पूछा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको इतना चीज़ गिवन है तो आपको यहाँ मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आइडियल गैस लॉ इक्वेशन लगेगा। आइडियल गैस लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, पी वी बराबर N इंटू R इंटू टी होता है ना। आइडियल गैस लॉ यानी आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी वी बराबर NRT
होता है। तो यहाँ से देखिए तो पी तो दिया ही, पी तो नहीं दिया है, पी तो निकालना है, वी दिया है ना, एन भी दिया है, आर नहीं दिया। तो बच्चों आर जो है इसका वैल्यू होता है, आपको याद रखना है, आर जो है ना इसका वैल्यू क्या होता है 0.082 डिग्री पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो याद रखना है आर बराबर 0.082 डिग्री पर केल्विन पर मोल होता है। और ये आर है क्या, तो ये बच्चों आइडियल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू निकाला गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो बस अब यहाँ से देखिए आप लोग जानते हो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग और भी अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जान चुके हो कि पी वी बराबर एन आर टी होता है। तो आपको निकालना क्या है, पी निकालना है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन में वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एन कितना है, 2 है ना, एन कितना है, 2 है, गुने में आर आइडियल गैस कांस्टेंट कितना है 0.082 है ना, इतना है ना बच्चों। चलिए इसके बाद टी यानी टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर आपका 540 है। ठीक है, और अपॉन में वी कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो ये 44.8 है। ठीक है, तो बच्चों जब इतने को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो ये कट छट कर आपका कितना आ जाएगा 1.97। तो 1.97 का मतलब क्या होगा, हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2। तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी प्रेशर कितना आ जाएगा पी, तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, जब फिनोल को सांद्र गंधक के अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या नाइलॉन या थर्मोप्लास्टिक या पिक्रिक अम्ल। जल्दी से बताना है बच्चों। बच्चों यहाँ पे बताना है आपको कि जब फिनोल को सांद्र गंधक के अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है। तो जी हाँ बच्चों, ये क्या बनाता है, तो ये हमारा पिक्रिक अम्ल बनाता है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक अम्ल बनाता है, और इसका एक और नाम है बच्चों, क्या नाम है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, है ना। इस पिक्रिक अम्ल का एक और नाम है, क्या नाम है बच्चों, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको शॉर्ट में हम लोग TNP भी कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग जो है एक विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र क्या होता है, MgO या MgOH का ट्वाइस या CuZO या HBr। जल्दी से जवाब देना है सभी स्टूडेंट को, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यकीनन आपने पहले भी पढ़ा होगा, कई बार आपको बता दिया गया है। जल्दी से बताइएगा यहाँ पे, बिल्कुल फास्ट। तो देखिए बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, तो MgOH का ट्वाइस का जल में बना पेस्ट जो होता है वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। ठीक है, यानी देखिए ये MgOH का ट्वाइस है ना, तो MgOH का ट्वाइस का जल में जो पेस्ट बनता है वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो केमिकल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MgOH का ट्वाइस। ठीक है, चलिए बच्चों, और देखिए इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, MgOH2 को, तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, और यह एक अकार्बनिक यौगिक है ना। और बच्चों ये क्या होता है, ये जल में घुलकर, है ना, जल में घुलकर जो है ये दूध जैसा दिखाई देता है, और इसका उपयोग जो है पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है। यानी अगर स्टमक में ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जल में घुलकर जो है दूधिया कलर का दिखाई देता है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। तो वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया यूज ली जाती है, कौन सी प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाता है, जल अपघटन वाली प्रक्रिया या ऑक्सीकरण या हाइड्रोजनीकरण या ओजोन अपघटन। जल्दी से बताना है। वनस्पति तेल से देखते हैं आप लोग, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ना, यदि आपका जवाब आ रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर C, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों
हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम लोग वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बना लेते हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। बच्चों, यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक भी दे दीजिए बच्चों। आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं हम सभी टीचर्स, है ना बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाना हो, यानी आर्टिफिशियल वे में इसको पकाना हो, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, मीथेन या एथेन या ब्यूटेन? जल्दी से बताइएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का यूज करते हैं हम लोग? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है एसिटिलीन गैस, देन आपका आंसर सही है। तो जी हाँ, एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है कृत्रिम फलों को पकाने में होता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, पैरासूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक पॉलीमर यानी पदार्थ है। पैरासूट देखे होंगे आप लोग, तो पैरासूट बनाने के लिए जो एक बहुलक यानी एक पॉलीमर पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? रेयॉन होता है या विस्कोस होता है या कॉटन होता है या टेरिलीन होता है? जल्दी से जवाब देना है। पैरासूट। जी हाँ, पैरासूट बनाने के लिए जो उपयुक्त बहुलक होता है, जो पॉलीमर पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है आपको बताना है। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी टेरिलिन, देन आपका आंसर सही है। तो टेरिलिन जो है, टेरिलिन पदार्थ का प्रयोग पैरासूट बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। चलिए चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ गया है, यौगिक जिसमें H2 नहीं मिलती है। बताइएगा ऐसा कंपाउंड जिसमें H2 नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन है बाईफिनाइल एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है टेट्राफिनाइल एथिलीन, तीसरा ऑप्शन है टेट्राक्लोरोएथेन या चौथा ऑप्शन है टेट्रासाइनो एथिलीन। जल्दी से बताना है। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी टेट्रासाइनो एथिलीन, तो इसमें जो है बच्चों H2 नहीं मिलता, क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6N4। ठीक है, C6N4। तो इसमें आप लोग देख सकते हो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो टेट्रासाइनो एथिलीन एक ऐसा यौगिक है जिसमें H2 नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का जो आकार होता है वो कितना होता है? तो वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का आकार जो होता है वो 5 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, या 5 नैनोमीटर से कम होता है, या 50 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, या 50 नैनोमीटर से कम होता है। यानी देखिए, वास्तविक विलयन में, है ना, वास्तविक विलयन में जो वितरित पदार्थ का आकार, है ना, तो वास्तविक विलयन में जो वितरित पदार्थ का जो आकार होता है वो क्या होता है? तो बच्चों आपको याद रखना है, क्या होता है बताइए? तो वो 5 नैनोमीटर से कम होता है, 5 नैनोमीटर से कम होता है, ये याद रखना है। तो वास्तविक विलयन में देखिएगा, वास्तविक विलयन में जो वितरित पदार्थ का आकार होता है वो 5 नैनोमीटर से, 5 नैनोमीटर से क्या है? कम है, कम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, और देखिए बच्चों, 2021 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था बच्चों कि वास्तविक विलयन में, है ना, वास्तविक विलयन में कणों का आकार के बारे में पूछा था, है ना, एंगस्ट्रॉम में। तो वास्तविक विलयन में, वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है, कणों का आकार, देखिए सभी क्वेश्चनों को नोट करना है। वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ था कि ये 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, या 5 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, या 50 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है, या 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। देखिए ऐसा ही ऑप्शन आपको दिया गया था, बताइए तो क्या होगा?
हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। तो बच्चों वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है ना, आपको मैं बता दूं, वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है ना, वो 1 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम ज़्यादा होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, देखो ये ए मान लेना, ये बी मान लेना, ये सी मान लेना, ये डी मान लेना, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर वास्तविक विलयन में, देखिए वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है, वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है ना, वो क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। तो वास्तविक विलयन में, है ना, वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है। किसका शुद्धिकरण जो है ये अपचयन से किया जाएगा, कॉपर का, पिग आयरन का, एल्युमिनियम का या सोडियम का? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट, किसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल की परीक्षा में, आईटीआई की परीक्षा में, पॉलिटेक्निक की परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक तरीके से आपको पढ़ना है। तो बताइएगा किसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है सोडियम, देन आपका आंसर सही है। तो सोडियम एक धातु है और इसका शुद्धिकरण जो है अपचयन से किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम के निष्कर्षण में अपचयन का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा और हमेशा की तरह इस क्लास का भी फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।